अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। गिलगित बल्तिस्तान फतह के लिए हुकूमत और अपोजिशन की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। गिलगित के ठंडे ठार माहौल में गर्म बयानात ने माहौल को गर्मा दिया है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मजहब के काट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स में पीटीआई की जीत का इम्कान सामने आया है और क्लीन स्वीप के दावे भी पीटीआई की हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी लगा दी। गिलगित के इंतखाबात में तमाम जमातों की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है, प्रोग्राम में बात करेंगे। आईजी सिंध अगवा मामला, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। शाहिद खान अब्बासी ने आईजी के अगवा केस पर इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। नून लीग खुलकर बात क्यों नहीं करती कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है। नून लीगी सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे इस मामले पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लास्टली प्रोग्राम में बात करेंगे सर मुंडवाते ही ओले आन पड़े जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंचते ही मुश्किल में फंस गए हैं। कंपटीशन कमीशन ने जहांगीर तरीन की कंपनी JDW को शुगर कॉटलाइजेशन कायम करने का जिम्मेदार करार दिया है। 84 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। शुगर मिल्स ने किस तरह से चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया और आवाम को लूटा है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। क्लास साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। अगर हम बात करें आईजी के सिंध के अगवा के जो मामले था उसी पर भी, तो नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी अभी नवाज शरीफ के बयानी के साथ हमें खड़े नजर आ रहे हैं। तो नून लीग खुलकर ये बात क्यों नहीं कर रही कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है और क्या चाहती है? हमारे साथ मेरा ख्याल मोहम्मद जुबैर साहब जो तर्जुमान है वो भी हैं। वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये कह दूं कि मेरा ख्याल है बड़ी बिग एक तरह की मेजर डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयान था पिछले कोई 15-20 दिनों में जो उन्होंने दिया था, जो अटैक्स उन्होंने किए थे एस्टेब्लिशमेंट पे, तो पहले हमने देखा कि कुछ लीडरान जो हैं वो थोड़े से चुप थे, खामोश थे, वो हवा का रुख देख रहे थे कि वो उस पर मीडिया पे बात नहीं कर रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे। अब हमने देखा है आज के बाद बड़ी क्लियर लाइन जो है वो ड्रा कर ली गई है। शायद उन्हें मैसेज दे दिया गया पार्टी लीडर्स को कि आपने नवाज शरीफ साहब के बयान के साथ खड़ा होना है या आपने नहीं, आपने खड़ा होना। लिहाजा अब देखा शायद खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब या दीगर जो हैं, तो एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने बड़ा क्लियर आज एक स्टांस लिया जो कि मेरा ख्याल मेजर डेवलपमेंट में। इस पर हम बात करें कि मेरा ख्याल है हमारे साथ जुबैर साहब है। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे पूछना था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो उन्होंने कहा है, कल उन्होंने इसको रिपोर्ट को कवर अप उन्होंने करार दिया और उसको रिजेक्ट किया है। एक लोगों को याद आ गया जब डॉन लीक्स पे जनरल गफूर साहब, ये आपको याद होगा DGISPR थे, तो डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने भी रिजेक्ट की थी ट्विटर पे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल वही 3-4 साल पुराना वो बदला था या उनका स्कोर सेटल किया है, एग्जैक्ट वही वर्डिंग उन्होंने ट्वीट किए। तो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि इसको कवर अप आप इसको कैसे समझते हैं कि ये कवर अप है? ये देखिए क्लासरा साहब, एक तो वो वाकया बहुत बड़ा वाकया है, अब उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हो गई है। पहले तो सिर्फ हमने इल्जाम लगाया था कि आईजी पुलिस को किस तरह से किडनैप किया गया है और 2 इदारे जो कि फौज के अंडर आते हैं, रेंजर्स और ISI, उनके लोगों ने किया था। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन वो जो कंफर्म किया गया उसके बाद उन्होंने ये तो उस हद तक तो कहा है कि जी वो 4 अफसरान जो थे उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन उससे बहुत से सवालात जन्म देते हैं। एक उसकी 2 चीजें, एक तो सिविलियन साइड है क्योंकि वो दोनों इदारे फाइनली जाके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। ISI डायरेक्टली रिपोर्ट करता है और रेंजर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करता है, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो पहला तो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का अपना जो रोल है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं और किसी भी ऐसी चीज के बाद क्वेश्चन होंगे। पहली चीज तो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का पता था पहले ऑपरेशन से पहले? उनसे इजाजत ली गई थी क्योंकि दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक सूबाई हुकूमत को बाईपास किया जा रहा था, तो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करने जा रहे थे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था या नहीं पता था? दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कब बताया गया? अगर उस वक्त नहीं बताया गया तो कब बताया गया? क्योंकि 1 हफ्ते बाद का उनका इंटरव्यू है, उस के बाद उसमें तो वो मजाक उड़ा रहे थे। सो इतना सीरियस चीज को उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की पता करने की कि क्या इसमें कोई हकीकत है, जबकि आर्मी चीफ उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर चुके थे। तीसरी चीज ये है कि हम ये कहते हैं
कि प्राइम मिनिस्टर शुड नाउ कम टू द फ्लोर ऑफ द हाउस और वहां आके ये बयान दें कि उनको क्या पता था और क्या नहीं पता था और किन की गलतियां और उनके हिसाब से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उनको नहीं पता था तो वो बिल्कुल बेकार प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनको पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया और मजाक उड़ाया टीवी में बैठ के तो इससे भी बड़ा कसूर है। और कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी के ये कह रहे हैं कि उनको पता था और उन्होंने दो इदारों को आपस में टकराया है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको यहाँ तो नहीं खत्म होना चाहिए कि सबसे। और उससे जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, ये वो हमारे नैरेटिव की एंडोर्समेंट थी जो मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि इदारे अपनी हदूद पार करते हैं। यही तो हमारी जंग है, यही तो हम जिस पर लड़ रहे हैं। जुबैर, मैं थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ। आपने बिल्कुल अभी जो जवाब दिया है ये सारा आपने तोपों का रुख जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ कर दिया और काफ़ी सारे आपके वैलिड क्वेश्चंस हैं। मगर जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट आई थी उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ इशारा नहीं किया था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया था कि स्केपगोट बनाया जा रहा है जूनियर अफसरान को, जबकि ये किसी ऊपर के लेवल पे बात हुई थी। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, आपसे उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो आपकी डिमांड क्या है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि क्या आपको सीनियर अगर कहते हैं तो कितना सीनियर चाहते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट उन्होंने पूछा था। क्या आप ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को या जनरल कमर बाजवा साहब को रिजाइन करना चाहिए? अब आप क्या कहते हैं? अब देखिए आमिर मतीन साहब, मरहलावार होती है हर चीज तय। ये नहीं होता कि जी हमने ट्वीट मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया तो आप ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि जी काशिफ अब्बासी ने जब पूछा था कि जी आर्मी चीफ का सर चाहिए या ISI चीफ, ऐसे नहीं होता। तभी तो हमने कहा है कि सबसे अच्छा उसका हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ही को रिपोर्ट करते हैं ना, आर्मी चीफ भी रिपोर्ट करते हैं, ISI चीफ भी रिपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले आके जवाब दे दें और उसमें बता दें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिमांड आएगी। कवर अप बिल्कुल है, पहली बात तो ये है कि वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। कवर अप इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दिस एंटायर नैरेटिव? प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल हमारा वो जो सवाल था जो जूनियर ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स के हवाले से, ये भी हमारे सवाल आते हैं। तभी तो मैंने कहा था दो साइड है, मैंने एक साइड बोली थी सिविलियन साइड, दूसरी साइड ये है कि क्या जो यहाँ के सेक्टर कमांडर्स ने ऑपरेशन किया था क्या अपनी मर्जी से किया था या उनको डायरेक्टिव्स इस्लामाबाद से या पिंडी से आए थे? ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या किसी को बकरा बनाया जा रहा है, किसी को जिम्मेदारी किसी के ऊपर सौंपी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यही तो हम कहते हैं कि ये माइंडसेट क्या है जो खुद तय करता है कि जी पुलिस एक्ट नहीं कर रही है जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। और आपकी क्या इंफॉर्मेशन, आप ये बहुत वेल इन्फॉर्म्ड बंदे हैं, आपने पहले सबसे ज़्यादा पहले आपने खबर ये ब्रेक की थी जो सामने आई थी कि जिसमें IG के अगवा की बात की गई थी। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आर्टिस्ट गए थे कि आपने पर्चा दर्ज करना है या आपने IG को उठा के ले जाना है या अगवा करना है और जाके कैप्टन साहब का उनको गिरफ्तार कर? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये आर्डर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस से गए हैं या ये पिंडी से गए हैं? देखे ना, सबसे और इसी जो आपका क्वेश्चन है अब ये रेलेवेंट इसलिए होता है कि ये तो कोई इसमें कोई ओपिनियन टू ओपिनियंस नहीं है कि ये मरियम नवाज साहिबा एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है इमरान खान की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कितनी बड़ी पॉलिटिकल ओपोनेंट है ये भी वो समझते हैं कि बहुत बड़ा टारगेट है मरियम नवाज, पाकिस्तान में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है या नहीं है। बहरहाल वो उसको एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पर लेते हैं। अब ये जो ऑपरेशन किया गया, जाहिर है इसके पीछे मरियम नवाज की साथ तो थी कि उसको किसी न किसी तरह से किया जाना चाहिए, उनको उनके पीछे जाना चाहिए। तो तभी हम ये कहते हैं कि ये मसला इतने छोटे लेवल पर नहीं हुआ होगा कि सेक्टर कमांडर के लेवल पर, क्योंकि जो रीजन दिए गए हैं आपको किस पे शक है जुबैर? आपको किस पे शक है? चले इल्जाम नहीं आप खुल के बात करें ना। हम ये कहते हैं वो दाग साहब का शेर नहीं है कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। बात करें तो खुल के करें। मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब जब अपने कोई जो भी ट्वीट करते हैं या बयान देते हैं तो वो डायरेक्टली फौजी क़यादत के ऊपर जो है अटैक करते हैं। आप लोग जब बात करते हैं तो आपका रुख जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ या सिविलियन इदारे की तरफ होता है। तो हमें लगता है कि दोनों आप पार्टी के अंदर एक पेज पे नहीं है। मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उससे आप लोग ज़रा पीछे होते हैं। नहीं आमिर मतीन साहब, ये जब पहली दफ़ा सेक्टर कमांडर का नाम किसी की ज़बान पर नहीं आ सकता था, ये मेरे ही कहने पर हुआ था।
19 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे, जब किसी को भी नहीं पता था। तो प्लीज हमें ये ना कहें कि हम डरते हैं। हाँ, ये अगर आप कहते हैं, आमिर मतीन साहब मेरी बात सुन लें, मैं ये कहता हूँ कि आप हमें जब देखते हैं या परखते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि इतनी जुर्रत कोई कर सकता था? अगर ये मैं ना बोलता और ये हम पब्लिक ना करते तो ये इंक्वायरी भी ना होती, ये भी ना पता चलता कि हुआ क्या था, सिवाय इसके कि जी कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर दिया और बेल हो गई उसके बाद, और 2-4 टॉक शो में बात हो जाती। तो यहाँ तक भी पहुंचने में प्लीज हमें जो एनवायरनमेंट है, जो पाकिस्तान, हम कोई स्विट्जरलैंड में नहीं बैठे थे, हम एक फैसिस्ट रजीम को फेस कर रहे हैं जो फैसिज्म की डीप लेवल तक जाके नहीं, मगर यहाँ जुबैर अभी सूरत हाल ये है कि जो प्राइम पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट जो है और पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कहा जी हमारी तसल्ली हो गई है। आप कहते हैं आपकी तसल्ली नहीं होती, चले मान लेते हैं आपकी तसल्ली नहीं हुई, मगर अब जब ये आप बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल मामलात में जो रोल है, बुनियादी क्वेश्चन तो ये है, तो क्या हम ये सिर्फ कहते हैं कि हम चूँकि 30-35 साल से कवर कर रहे हैं, तो माजी में जो नवाज शरीफ साहब IGI बनवाई गई 1990 के अंदर, वो असगर खान रिपोर्ट में पता चलता है कि जी क्या क्या किया गया, 96 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराई गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, ये 2013 में सारे लोटे जो वापस लिए गए थे, तो क्या वो पुरानी चीज़ों की कम से कम आप नादे में या माफ़ी मांगते हैं, कोई पॉलिसी आती है ताकि नया ये अब जो इनकलाबी स्टार्ट ले लिया है इसको चलाया जाए? लेकिन आमिर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जब आप ये कहते हैं कि जी आपने 2012 में कुछ किया था या 1990 में कुछ किया था। बात ये है कि आप मुझे बता दें कि हमारे अगर PMLN इस वक्त ना हो तो कोई आगे खड़ा है, कोई बात भी करने के लिए तैयार है, इतना दमखम भी किसी में है? तो हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर हम ये पीछे हट जाते हैं तो इस वक्त फैसिज्म पूरे तरीके से राइज हो जाएगा। ना आपका मीडिया फ्रीडम बचेगी, ना कोई जुडिशियल फ्रीडम बचेगी, ना किसी और को कोई इख्तियार मिलेगा। सो कम से कम आप अगर ये कहते हैं कि मोहम्मद जुबैर राइट और रॉन्ग या किसी चीज की बात कर रहा है, तो आज उसको राइट और रॉन्ग तो मानना चाहिए, या ये कहेंगे कि जी चूंकि सन 90 में IGI बना था गलत तरीके से, तो आज अगर हम कोई चीज की निशानदेही कर रही है जो कि गलत है तो उसको भी नहीं हम मानते, चाहे उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो भी हो। एक सर बात लोग आपके नाक़िद ये भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक चल रहा था, आपने इलेक्शन में जनरल बाजवा साहब को वोट भी डाल दिया, 3 साल की एक्सटेंशन भी दे दी, आपकी 2 मुलाकातें भी हुई, और सारी लड़ाई उस वक्त शुरू हुई है जब आपने 2 मुलाकातें की, 7 घंटे आप वहाँ पे उनसे मिलते रहे, DGISI से भी थे और साथ में जनरल बाजवा साहब भी थे, और जब आपकी कोई बातचीत नहीं हुई वहाँ पे, कुछ आपके मामला तय नहीं हुए, कंसेशन नहीं मिली आपको, आपने फील किया कि इसके बाद मजीद शायद मरियम साहबा को या नवाज शरीफ साहब को ये फौज ने कुछ नहीं देना, तो फिर आपने लड़ाई शुरू कर देनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये बिल्कुल जब पिछले महीने तक तो ठीक बात चल रही थी, वोट भी डाले आप लोगों ने उनको जनरल बाजवा साहब को, ये सारी खामियां जो आप आके नवाज शरीफ साहब बताते ये तो पहले भी मौजूद थी, ये अचानक 1 महीने पहले तक तो ठीक था सारा, आपकी आखिरी मुलाकात के बाद खराबी पैदा होगी, क्या खराबी हुई है सर? एक तो पहली बात मैं ये बता दूं कि देखें, जो हमें इतराज है कि जो उसकी जो मुलाकात को जो लीक आउट किया गया था, वो अपनी पसंद के जो के हिस्से थे उसको आपने पूरी कौम को बताया गया। अगर 4 घंटे प्लस 3 घंटे की मुलाकात हुई 7 घंटे में, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ा सिंपल है, 7 घंटे की ट्रांसक्रिप्ट जारी करते और उसमें अगर ये कहीं नजर आए कि जी कोई बेनिफिट या कोई रिलीफ मांगा गया हो, रिपीटेडली मैंने ये कहा है कि ना रिलीफ मांगा गया था। हमने क्या कहा था, जो हमारा पब्लिक स्टांस है, मैंने क्या कहा था, जो 7 घंटे सर, ये 7 घंटे बड़ा टाइम होता है जुबैर साहब, 7 घंटे 2 मुलाकातों का बड़ा टाइम होता है, पूरा दिन है तकरीबन, तो फिर 7 घंटे में क्या गुफ्तगू होती रही है सर? अरशद शरीफ ने जुबैर ये कोट किया था ISI चीफ को कि मीटिंग में आपसे ये कहा गया कि आपको रिलीफ नहीं चाहिए तो व्हाई आर यू हियर, व्हाट आर यू हियर फॉर? अब ये इसके 2 तरीके हैं आमिर देखने के। ये सवाल बिल्कुल कहा था, ये बिल्कुल अरशद शरीफ ने सही कहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कंफर्म करता है मेरी बात को कि मैंने जब बार बार ये कहा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं। देखिए, पहली बात तो ये,
मैं जनरल बाजवा को, अब ये एक अलग बहस फजूल किस्म की यहाँ होती है कि जी कितना अच्छे तरह जानते थे, गोल्फ खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, ये क्या, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ और सारे लोग जानते हैं जो मेरे क्लोज तरीन जानने वाली हैं, चाहे वो नून लीग से उनका ताल्लुक है या अदरवाइज, कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनको कोई एम्बेरस नहीं करना चाहता कि मैं 50 तस्वीरें लगा के वो ट्वीट कर दूं उठा के, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन बात ये थी कि मैंने जनरल बाजवा से बहुत से ऐसे इश्यूज आए थे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन थी नवाज शरीफ की, चाहे वो उनके जेलों में जाने का था, मरियम को रेफरेंसेस थे, जेल भेजा गया, इलेक्शन हो गया, सब मैंने कभी नहीं कहा, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि उनकी सेंसिटिव पोजीशन है और ये पर्सनल मामलात उसमें नहीं आने चाहिए। आई नेवर वेंट टू इट। उन्होंने जब असद उमर की, और ये मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूँ, असद उमर के बेटे का वलीमा हुआ था जनवरी में इस साल, तो उधर उन्होंने, वहां इमरान खान भी मौजूद थे, असद उमर भी मौजूद थे, शेख रशीद भी थे और परवेज खटक भी थे, सबके सामने आर्मी चीफ ने कहा था कि आप कब आएंगे इस्लामाबाद, तो मुलाकात होनी चाहिए। मैंने उनसे जब ये समझा कि मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं उनसे मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ बताऊं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट के हवाले से, और उनकी बात सुनूं। मेरा अपना खराबी ये होती है कि अगर मैं रिलीफ मांगने जाता, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, वो 7 घंटे की ट्रांसक्रिप्ट रिलीज कर दी जहाँ उसमें एक लफ्ज आए, एंड फर्स्ट थिंग दैट आई सेड, अब अगर जब मैंने मांगा ही नहीं कुछ, और मुझे मांगने की जरूरत क्या थी, मैं तो सिर्फ ये अगर मांगूंगा वो पब्लिक में और प्राइवेट में सेम चीज है। आर्मी शुड बी न्यूट्रल एज फार एज पीटीआई एंड पीएमएलएन इज कंसर्न, पीरियड, कि उनको न्यूट्रलिटी के साथ चलना चाहिए, ना उनको हमारे खिलाफ होना चाहिए, ना हमें साथ देना चाहिए, कोई हमें। अच्छा, आपने एक बड़ा एक आपसे बयान आया था, ये तो चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने कहा कि इनको जनरल बाजवा साहब को हमारी पार्टी का वोट डालना एक्सटेंशन के लिए 3 साल हमारी गलती थी। आपको अब क्यों लगता है कि गलती थी? आपको 6 महीने पहले क्यों नहीं लगता था ये गलती है? देखिए बात ये है, मैंने ये कहा था और मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि वोट डालना या ना डालना, लेकिन कोई ब्लैंक चेक तो नहीं दे रहे थे कि उनके इंस्टीट्यूशन के लोग जाके दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाएं और आईजी को उठा के ले जाएं, इसलिए तो नहीं वोट डाला था। ये मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ा सा अपना नैरेटिव ठीक करना चाहिए। अगर किसी चीज के लिए, और इमरान खान को लोगों ने वोट डाला था, इसलिए डाला था कि चीनी 110 रुपए की हो जाए, कि आप जाके उसको ब्लेम करेंगे जी आपने तो हम वोट डाला था, आप 110 की हो जाए आप। नो 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 नो, इमरान खान को वोट इसलिए डाला था कि रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक लोगों के लिए बेरोजगारी में। नहीं, आप इस बात पे कायम है कि वोट डालना गलत था? आप इस बात पे कायम है कि हमने गलत वोट डाला था जनरल बाजवा साहब को पार्लियामेंट में? देखिए पहली बात तो ये, ना मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, ना मैंने पार्टी के स्पोक्समैन में शामिल था। जी, पार्टी के स्पोक्समैन हैं मरियम बीबी के? जी मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। तो एज ए स्पोक्समैन आप क्या समझते हैं, गलत था फैसला? मेरा ख्याल है देखिए, मौके प्रिंसिपली हमारा पीएमएलएन के साथ है। जब राहिल, जितने भी इतवार मियां नवाज शरीफ हुकूमत वजीर आजम रहे हैं, कभी कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई थी, और राहिल शरीफ साहब का लास्ट टेन्योर था 2016 में जो खत्म हो रहा था, उस वक्त भी नहीं दी गई थी। तो मैं तो एक बेसिकली एज अ प्रिंसिपल, मेरा ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है, पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन। जो डिसिप्लिन्ड और मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें कभी एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 35 साल तो बेसिकली आप कह रहे हैं गलत किया, कहें यार कहना है। देखिए जो भी आप उसको इंटरप्रिटेशन लें, बट आई थिंक प्रिंसिपली ये कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं सॉरी एक उसमें ये मेरे कोई थोड़ा सा नॉलेज में है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आमिर साहब भी पूछेंगे कि आपको और आपकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है जब से आपने ये सारे इश्यूज पे बोल्ड स्टैंड लिया है। आपकी फैमिली को भी थ्रेट्स गई हैं, आपको भी थ्रेट्स गई हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ? कौन सुन रही है कि आपके साथ इसके बाद, आपके इस बयाने के बाद, आपके स्टैंड के बाद आपकी फैमिली को कैसे थ्रेट किया गया? मैं फैमिली से मीन्स मेरा ख्याल है आपकी फैमिली के मेंबर जो हैं उनको भी कुछ इदारों की तरफ से कुछ उनको थ्रेटनिंग कॉल्स की गई हैं, कुछ आपको भी अच्छा खासा चेज किया जा रहा है। इज इट ट्रू जो मेरी इन्फॉर्मेशन है? कुछ मैं ये, और खास तौर पर आमिर मतीन साहब के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि वी आर नॉट लिविंग इन स्विट्जरलैंड। अगर, और ये आज की बात नहीं, जब से कुछ स्टांस लिया है, मैं आपको बता दूं कि 2 साल से हमने जिस हिम्मत के साथ
हमने से मेरा मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुशाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और फलाने फलाने के खिलाफ तो केसेस बने हैं, रेफरेंसेस बने हैं, जेलों में गए, बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, वी आर लिविंग इन अ ब्लडी फैसिस्ट रेजीम। इस वक्त मोहम्मद जुबैर को अगर करप्शन की कोई फाइल नहीं खुल सकती तो हर तरह से डराया धमकाया और ये इंसेंटिव देने की बात की है, और ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है। और आज भी रऊफ क्लासा साहब, मैं आपको ये बता दूं, मैं लाहौर जाता हूँ ना, जिसके घर मैं रहता हूँ कैंट में, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, उनके साथ एक वो खड़ी होती है जो मुझे चेस करती है, डराती है, धमकाती है, हर जगह जाती है, मेरे लिविंग रूम तक पहुंचती है, मेरी फैमिली को डराया धमकाया जाता है। ये माहौल में हम बोलते हैं, फिर हमारे सही है कहा जाता है कि जी आप ये क्यों नहीं नाम लेते और वो क्यों नहीं नाम लेते। प्लीज अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। अगर सर ये बात में भी कुछ सही है हुआ कि था आप... तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन यू मस्ट अप्रिशिएट व्हाट वी आर फेसिंग नाउ। नहीं, ये बात सही है कि आपकी मिसेज को भी थ्रेट किए गए, टेलीफोन कॉल्स करके उनको भी थ्रेट किया गया है, इज इट ट्रू? देखें, वो मैंने आपको फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि हमारे डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार अगर पॉलिटिकल, और जो आप कहते हैं ना हमारी मुलाकात हुई थी और उसमें मैं कहता यही हूँ, हम चाहे वो नैब है, चाहे कोर्ट कचहरी है, चाहे पीटीआई की हुकूमत है, पॉलिटिकल उसमें हमें लड़ने दें उनके साथ, हमें जो मर्जी केसेस बनाने, दहशतगर्दी का केस भी बना मेरे खिलाफ और गद्दारी का भी बना लाहौर में, मैंने तो नहीं कुछ शोर मचाया। ठीक है, मैं फेस करूंगा, मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन फैमिली मेंबर तक आने से पहले और पर्सनल चीजों में आने से पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए आमिर मतीन साहब के सन 90 में क्या हुआ था, हमें ये देखना चाहिए कि 2020 में क्या हो रहा है। वो भी देखना जुबैर चाहिए, थोड़ा सा पुरानी उसकी नदामत शो कर दे तो अगली क्लीन स्लेट हो जाती है, वो भी जरूरी है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा, अच्छा मेरे से आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ सर, मेरे से अगर आप पूछ रहे सन 90 में आईजी, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सन 90 में अगर आईजीआई बनी थी और उसका केस भी बनना था, अजहर खान केस बना था और उसमें तहकीकात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो अगर उसमें जो भी हुआ था, अगर वो तहकीकात होती और जो भी फैसला होता हम बिल्कुल सरेआम कबूल करते। आप नए आए हैं, ये आपसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए। 96 भी है, 2013 भी है, 90 भी है, 88 भी है, एक पूरी लंबी 20-30 साल की। मैं टाइम क्यों थोड़ा, मैं आपने जुमला कहा, मैं उस पर लाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जो 7 घंटे की जो मीटिंग थी उसके मंदरजात वो सिलेक्टिवली रिलीज करते हैं, जो कि अंदर जो गुफ्तगू हुई उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सच्चाई नहीं है। तो मैं चाहूँगा वो तो ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से नहीं आएगा, आप हमें बता दें कि क्या, जिससे कि आप समझते हैं कि जो आपने बात की जो कि सही नुमाइंदगी है। देखिए, जब हम बेहद एहतराम के साथ ISPR चीफ से बेहद एहतराम के साथ जब वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बात की गई थी, तो उसके जुमले का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मेरा ख्याल है, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ और बार बार ये कह सकता हूँ कि ये भी तो साथ कहें कि बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि उन्होंने कोई रिलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि ये जुमला कंप्लीट इसी तरह से होता है। और मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ, उनकी अपनी वजूहात होंगी, ना मैंने पता करने की कोशिश किया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं एक इंटेग्रिटी वाला आदमी हूँ, मैंने कोई रिलीफ नहीं मांगा था और मुझे जरूरत क्या है उनसे रिलीफ मांगने की। मैं क्यों रिलीफ मांगू, किस चीज के लिए रिलीफ मांगू? आई हैव अ ओपिनियन, मैं उस ओपिनियन पर खड़ा हुआ हूँ और उसी ओपिनियन पर खड़ा रहूंगा। दूसरी बात जो आप आमिर बात कर रहे थे कि सन 90 में या 83 में या 94 में क्या हुआ, बहुत सी चीजों का इतराफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया था कि जो हुकूमतें आई थी उसको गिराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए थे, दोनों पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने रिकग्नाइज उसको किया था और करना भी चाहिए था। वो कोई सियासत का सही तरीका नहीं था। उसके बाद भी गलतियां हुई हैं, 2006 के बाद भी गलतियां, मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन हम आज राइट और रॉन्ग के बेसिस पर हमें सियासत करनी चाहिए। हमें इस चीज की सजा तो नहीं देनी चाहिए कि जी सन 90 में गलत हुआ था तो इनके साथ अब यही होना चाहिए। उसका वो जो जुबैर साहब, जो मेरा था, मेरी थोड़ी सी कंसर्न भी थी, जैसे आपने कहा एक फाशिस्ट आपको टेंडेंसी नजर आ रही है। आपकी बेगम साहब जो थ्रेट्स की कि आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि उनको कुछ ये क्वार्टर से थ्रेट किया गया है, इज इट ट्रू? हम आपसे थोड़ा सा इस पे कुछ जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं उसमें इतना नहीं जाना चाहूंगा। मेरा ख्याल है उस पर मैंने फैमिली के हिसाब से जितना बोलना था बोल दिया। आई डोंट वांट टू गो इनटू, क्योंकि वो एक अभी हमने किसी को कहा हुआ है तो लेट इट, इट्स अ रीसेंट थिंग, तो
आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। जुबैर, लास्टली बस ये है कि आप जिस बयानिए पे, बड़ी अच्छी बात है, हम खुद जो है सिविलियन सुप्रीमेसी में अपने तई जिस तरह की भी ये कोशिश करते रहे, अच्छी चीज़ है, मगर पाकिस्तान की तारीख यहाँ पे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ कभी कोई पावर में रहा नहीं है। तो ये जो आपका बड़ा इनकलाबी अब नवाज शरीफ साहब का ये हो गया है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के जो है वो सियासत करनी है, तो किस हद तक आगे जाना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो बात आप उसको इनकलाबी कहें या जो भी कहें, मैं बड़ा सिंपल उस नजरिए पर खड़ा हूँ और मैं नून लीग के उस नजरिए के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा कि पाकिस्तान में एक आइन है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और दूसरा कायदे आजम की विजन है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर हम उससे 1 इंच भी लेफ्ट और राइट होके जा रहे हैं तो आप मुझे कहें कि आप गलत कर रहे हैं। उसमें कसूर अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमतें बनाते रहें, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें 2 साइड्स हैं। नवाज शरीफ को तो भरपूर अंदाज में सजा मिली है ना, 3 दफा निकाल भी दिया, जेलों पे भी भेजा है, अटक जेल में भी भेजा है, एक्साइल में भी भेजा, सब कुछ हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया। क्वेश्चन ये है आज हम जहां खड़े हैं कि क्या हमें इसी तरह से चलना है जैसे कराची इंसिडेंट हुआ था और जो मर्जी करने की एक सियासत होनी चाहिए, या हमें सही तरीका कानून के हिसाब से जो लिखा हुआ है आइन में, या तो आप ये कहें कि आइन की कोई हुकत नहीं है, जैसे जनरल ज़ियानी या जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि उसको डस्टबिन में फेंक दें, तो या तो अगर हमारा नजरिया ये है और हम उसको खुल के बात नहीं कर सकते हैं, वो और बात है। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम कहाँ गलत हैं जब हम कहते हैं कि जी जो सिविलियन सुप्रीमेसी का कमिटमेंट है जो हमारे आइन ने लिखी है उसमें क्या खराबी है? तो आप ये कहें कि जी ठीक है आपका कसूर तो था, लेकिन आप मुझे ये तो नहीं कह सकते कि आइंदा पाकिस्तान ऐसे नहीं चलना चाहिए। जुबैर, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर वो आप क्योंकि 4-5 साल पहले ही शायद इस पार्टी में आए हैं, तो हम क्योंकि 40 साल से निबट रहे हैं, तो हमने देखा है एक हद तक वो फिर बाद में जब इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है इन नारों को, और यू टर्न कहा जाता है, जहां दरार नज़र आती है कोशिश करके वहां एक सुलह करके जो है कोई रिलीफ ले लिया जाता है। तो इसलिए माजी की वजह से देखते हुए आपकी बात नहीं कर रहे, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत तो यही रही है। देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब बैठ के ये तज्जिया करते हैं और परवेज मुशर्रफ को या ज़ियाउल हक को या याह्या खान या अयूब खान को ब्लेम करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, लेकिन असल में पाकिस्तान को फायदा उस वक्त होगा कि अगर हम आज जो हो रहा है उसको भी परख लें, बजाय कि आज से 15 साल के बाद हम पीछे मुड़ के देखेंगे 2020 में ये गलत हो रहा था और बड़े आराम से तज्जिया कर रहे हो। तो अगर हमने शो किया है तो हमारा साथ दें और इसको हम आगे लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया और तफसील, मेरा ख्याल ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इसी पर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे और क्लास साहब से, आमिर साहब से इस पर तज्जिया लेंगे। और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे कि तमाम जो पार्टीज़ हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में इतनी संजीदगी क्यों ले रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, ये जहांगीर तरीन साहब जैसे ही वतन वापस पहुंचे एक नई मुश्किल में पड़ गए हैं। कंपटीशन कमीशन ने 84 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी की है और उन्होंने जिम्मेदार करार दिया है JDW को कार्टेलाइजेशन का। एक तो ये बात है, जहांगीर तरीन साहब किसी मुश्किल में नहीं पड़ते। जो लोग ये समझ रहे हैं ना, वो माशाल्लाह वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को समझते हैं, पाकिस्तान के पूरी तरीका वारदात को समझते हैं। आते ही उन्होंने, अब आप देखें, चुप है हुकूमत बिल्कुल, बल्कि उन्होंने एक बयान दिया सर परवेज़ खटक साहब ने। आपको पता है परवेज़ खटक साहब की और इन जहांगीर तरीन साहब का पुराना चलता है, बल्कि इनको कहा जाता था उस वक्त कि ये जो असल वज़ीर आला जो 2-4 चलाते हैं ना, जहाँ से जाके पंजाब से जाते हैं और ये चलाते हैं, एक उस वक्त सदुमर साहब पे इतराज़ होता था, एक इन पे होता था, ये हो गए तरीन साहब पे, ये जाते हैं KPK में, ये सूबा चलाते हैं। और जो आज़म खान साहब जो है ना, ये उसी वक्त इन्होंने, तरीन साहब ने वहाँ पे प्लांट किए थे, बहुत कम लोगों को पता है। और आज़म खान साहब के बारे में कहा जाता है ये उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो ये इमरान खान साहब को आके सारी रिपोर्टें देते थे जब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे कि आपकी हुकूमत KPK में ये परवेज़ खटक साहब कंपनी क्या कर रहे हैं। सो इन तीनों का, बल्कि बात तो ये कहते हैं कि यहाँ पे इनको लगवाने में बड़ा रोल था इनका, आज़म खान साहब को जहाँ पे आज बैठे हुए हैं,
तो ये जहांगीर तरीन साहब ने लगवाया तो उन्होंने अपना बंदा लगवा दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग गया, पूरा पाकिस्तान हमारे, खान साहब को हम जो मर्जी है खान साहब को हम चलाएंगे, हम नचाएंगे और जो भी हमारा होगा वहाँ पे हम चीनी में भी माल बनाएंगे, हम पैसा भी अर्न करेंगे, एग्रीकल्चर भी हम रन करेंगे। उन्होंने कई दफा सर खान साहब को उन्होंने कैबिनेट में ब्रीफिंग दी जिसपे शाहमुद कुरैशी साहब जो हैं वो 2-3 दफा बैकआउट करके चले गए थे कि भाई साहब ये कौन है, स्ट्रेंजर इन द हाउस, ये तो डिस्क्वालीफाई। वो जंग के वो जो एक वजीर साहब आए हुए थे उनके साथ बैठे हुए, उनको वैसे ही नजर बट्टू के तौर पे रखा हुआ था, वो मिनिस्ट्री यही चला रहे थे। वो इसी वजह से ये कॉटन का जो सत्यानाश हुआ कि वो पहले साल जो बजट था उसके अंदर कॉटन रिसर्च के अंदर 0 पैसा डाला कर था, सीड के ऊपर जो मेन डालनी थी ताकि सारा पैसा चीनी की तरफ जाए। वो इन्होंने कॉटन इसलिए तबाह किया, ये पूरे मिलकर इन्होंने तबाह किया। हमारे साउथ में सराय के इलाकों में जो कॉटन तबाह हुई अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये चीनी माफिया ने की है। इन्होंने मिलें लगाना शुरू की, इन्होंने वहाँ पे कॉटन को तबाह किया ताकि उसमें अब आप देख लें किन किन की मिल है वहाँ पे, उसमें मुन्नी सलाई साहब की मिल है, उसमें खुसरो मुख्तियार साहब की मिल है, उसमें तरीन साहब की इनकी 8-10 इनकी मिलें लगी हुई हैं, फिर तरीन साहब के मामू हैं शमीम खान साहब, उनकी आगे से 8-10 मिलें लगी हुई हैं। अच्छा, अब इन तीनों ने बैठ के खुसरो के भाई ने, ये तरीन साहब हो गए और साथ में इनके जनाब ये मुन्नी सलाई साहब हो गए और साथ में इनके मामू हो गए इनके तरीन साहब के, इन 3-4 ने मिल के इन्होंने ये 3 बिलियन रुपीज़ के करीब सब्सिडी इन्होंने ले ली है। इन्होंने लेके अब आपकी काटन खत्म हो गई, क्योंकि ये पूरा शुगर का जो ये ग्रुप है ये चाहता है कि वहाँ पे काटन ना हो, वहाँ पे सारी की सारी शुगर हो, ताकि हम सब्सिडी में ये आके यहाँ पे बोले सब्सिडी भी लें। अब भी इन्होंने 300 बिलियन रुपीस इन्होंने कमाया है इसमें से। ये जो शुगर क्राइसिस हुआ है, जो प्राइसेस बढ़ी हैं 55 रुपए से 105 रुपए तक गई हैं, और इन्होंने शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि एक अगर आपका 1 रुपया 1 किलो पे बढ़ जाए तो 5 बिलियन रुपीस का पर मंथ इनको फायदा होता है मिलर्स को। अब जरा 55 से ले 115 तक जाए, जरा कितने आपके पैसे बनते हैं, 300-400 रुपया तो सिफरे खत्म हो जाते हैं। आप असल बात कर रहे थे कि ताकत इनकी ये है कि परवेज खट्टक ने रिसेंटली इनसे माफी मांगी है। वो बड़ी अच्छी बात कहा जी मैंने गलती की, मैंने जो उनके मुतल्लिक कहा था वो मैंने नहीं कहा था। मतलब ताकत इनकी ये है कि बाहर गवर्नमेंट से रहने के बावजूद परवेज खट्टक जैसा आदमी जिसने रिसेंटली फॉर एग्जांपल ये एक सेक्रेटरी साहब उमर हमीद साहब थे, वो 5 महीने से सिर्फ वो आए हुए थे ये फूड की मिनिस्ट्री में, अच्छे अफसर हैं और वो ये 2 साल से ये मामला चल रहे थे, सूबे में भी बड़े थे। परवेज खट्टक साहब ने बाबुओं के ऊपर सारी इल्ज़ाम लगा दिया। उनका इतना कसूर था कि उन्होंने आगे से इतना सा कह दिया कि जनाब ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का कसूर नहीं है और मैं तो सिर्फ 5 महीने से यहाँ आया हूँ, मेरे पे ना डालें। उनकी छुट्टी करा दी गई है उनको। उसके बाद परवेज खट्टक की ताकत ये है कि उनकी छुट्टी हो गई है, मगर उन्होंने जहांगीर तरीन से माफी मांग ली है कि मैंने उनके मुतालिक जो बयान दिया था मेरी जुर्रत पहले बयान सुन लें कि वो बयान क्या था। वो बड़ा मजे का था। उन्होंने पश्तो में अपने वन शहरा में खिताब किया, उन्होंने कहा वो चीनी चोर, ये अल्फाज हैं, मैं तो नहीं कह रहा, फिर माफी मांगी है उन्होंने। उन्होंने कहा वो चीनी चोर, चीनी का लूट मार करके लंदन भाग गया है। तो आप मुझे बताएं कि ये परवेज खट्टक को ये किसने मजबूर किया होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा कि तुम माफी मांगो और सॉरी करो? ये आपके मेरे कहने पे परवेज खट्टक ने माफी मांगी है? तो आप जो कह रही हैं कि आते ही वो बड़े मुश्किल का शिकार होगा, वो हरगिज़ मुश्किल का शिकार नहीं हो। और मैं ज़रा उनको परवेज खट्टक साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई साहब आप इतने बहादुर हैं, माशाल्लाह, दिलेर हैं, हमारे पख्तून भाई हैं, वज़ीर आला रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। आपने यहाँ पे अपोज किया था मेजर जनरल ये साद खट्टक साहब, याद है आपको सर? उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ श्रीलंका के लिए एम्बेसडर के तौर, हाई कमिश्नर के तौर पर। इनके नॉलेज के बगैर शाहबुद कुरैशी साहब ने पिंडी वालों को कहने पे कर दी। वो इनके नौशहरा का खट्टक है, वो भी ये भी खट्टक, वो भी खट्टक, खट्टक वर्सेस खट्टक। इन्होंने जनाब कैबिनेट में रोला डाल दिया कि खट्टक साहब तो ये एम्बेसडर ला के नहीं जाएंगे। इन्होंने पूरी कैबिनेट ने बैठ के उसको डिसअप्रूव कर दिया कि हम इनको वहाँ पर एम्बेसडर नहीं लगाएंगे, हाई कमिश्नर। जनाब मेजर जनरल साद खट्टक साहब को दाद दें, उन्होंने इसी कैबिनेट के साथ दोबारा फैसला करवाया और फैसला करवाने के बाद आजकल वो हाई कमिश्नर लगे हुए हैं। इनका गुस्सा उमर हमीद पे तो निकला है, वो बेचारा वो है ना, वो नहीं है, उनके नाम के साथ मेजर जनरल नहीं लगा हुआ था ना, उनको हटवा दिया, उमर हमीद को हटवा दिया। वो भी खट्टक साहब जिसने आपके बकौल आपको नौशहरा में आपके खिलाफ जुलूस निकाला, आपको गालियां दी, इन्होंने खुद कहा कैबिनेट में, मेरे से इनकी बात हुई थी, जल से निकाले, जुलूस निकाले, आप उसकी तो अपॉइंटमेंट रोक नहीं सके, वो उसने थंब रख के आपसे करवा लिया। खैर अब आते हैं थोड़ा सा इस पे तरीन सब, अगर आपको इस पे नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं कि मैं इनके साथ ये एग्री करता हूं कि ये मोनोपोली कमीशन की ये रिपोर्ट तो आ गई है, मगर बिगड़ेगा इसलिए नहीं है
कि हम भूल जाते हैं कि पिछले 10-12 साल पहले भी मोनोपोली कमीशन ने इनके खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ, ये उन्होंने माफिया का लफ्ज यूज किया था कि ये माफिया हैं, ये पूरी सिंडिकेट अभी भी है। कहा है। और 12 साल से वो अदालतों के अंदर वो जो है ना वो स्टे चल रहा है। सो अब दोबारा उनके कहने से होगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अग्री करता हूँ, आप जारी रखें। अच्छा, खालिद जवेद साहब, मुझे याद है ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, मेरी तो इनसे मुलाकात नहीं, बट लगता है तगड़े आदमी है। उनका मुझे मैसेज आया था सर, मुझे याद है, आपने इससे याद दिलवाया। उन्होंने कहा जनाब हमने बैठ के, जो आप लोग भी इशू रेज करते रहे हैं इनका कार्टल्स का, माफियाज का, तो खालिद वो जो है ये खान साहब जो हैं, उनका मुझे ये मैसेज आया था कि जनाब कि आपको हम फॉलो करते हैं, आपको प्रोग्राम भी देखते हैं, चीज़ें भी मैं देखता रहता हूं, और मैं एग्री करता हूं जिस तरह कार्टलाइजेशन हुई है, जिस तरह के लोगों ने बैठ के यहाँ पे चीज़ें की हैं, और उनके बकौल हमने स्टे खारिज करवाए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमने लोकल आपकी अदालतें हैं जो हाई कोर्ट्स हैं, हम एक्टिवली इनको परसू कर रहे हैं। ये जो स्टे दिए हुए ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने आके 30 बिलियन रुपीज से ज्यादा के जुर्माने थे जो इन्होंने स्टे करवाए होते वहां पे। अब यहाँ पे इन्होंने जो आज इनको नोटिस किया है, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है कंपटीशन कमीशन की, वो पढ़ने वाली है कि इन लोगों ने बैठ के कैसे, इसमें तरीन साहब भी शामिल हैं, इनकी आपकी शुगर एसोसिएशन भी शामिल है, इन्होंने बैठ के 400-500 बिलियन रुपीस की जो इन्होंने आके टीका लगाया है। अब तरीन साहब ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं, मैं आपको 15-20 रुपए कीमत कम करवा देता हूँ। ये दरमियान में आ गए हैं, ये निगोशिएटर आ गए हैं जनाब अली, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इनकी कीमत कम करवा देता हूं। गाइड करूंगा, क्योंकि पहले इन्होंने धमकी दी थी कि चीनी माफिया ने सारे ने कि जनाब हमारे खिलाफ तो एक्शन कर रहे हैं, मगर ये चीनी की कीमत कम करके दिखवाएं, क्योंकि उनको सिस्टम पूरा हाईजैक किया हुआ है, रिग किया हुआ है, उनको एग्जैक्टली पता कि ये कैसे है। तो अभी उनका जब आ रहे थे लंदन से ये बयान आया कि मैं गवर्नमेंट को गाइड करूंगा कि चीनी की कीमत कैसे है। अब मेरा ये सवाल है कि ये इतने ज्यादा आइंस्टाइन है कि इनको पता है, और ये जो इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियां रखी हुई हैं, इतने बड़ी वजारतें रखी हुई हैं सूबे में, यहाँ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमेटियां सारी फारिग कर दें, वो सिर्फ इनको दे दें कि वो 20 रुपए का, क्योंकि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि उनकी ज़हनी सलाहियत बड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने खुद कहाँ से खराबी की हुई है, कहाँ से कौन कौन सा नॉब है, उसको यूं करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए उनसे पता करें। आप जारी रखें जरा। तो मुझे अब हैरानी हो रही है, आपने बड़ा जो सवाल बम मारा हमारे सर पे कि जी आते ही क्राइसिस में गए भाई साहब, ये बड़े लोगों की उन्हें अशीर बादशाह हैं, इनके इमरान खान साहब से राब्ते भी थे, वो खुद भी कहते थे मेरा उनसे राब्ता रहता है। इमरान खान साहब को कोई एक देर नहीं लगती यू टर्न लेने में, कई वजीरों को उन्होंने बरतरफ किया, दूसरे दिन उनको आला होते दे दिए। अब उनको जहांगीर तरीन साहब की दोबारा जरूरत पड़ गई है, उनको चीनी के लिए भी जरूरत पड़ गई है, उनको पंजाब में भी अब उनको परवेज अली साहब के साथ मैच पड़ने वाला है, तो अगेन तरीन साहब भी याद आ गए, उनका जहाज भी याद आ गया, मुल्क के 300-400 बिलियन रुपीज ये लूट के ले गए शुगर वाले को। इमरान खान साहब की कोई जेब से पैसे कहे हैं, लोगों ने पैसे दिए हैं, तो ठीक है लोग भुगते हैं, हुकूमत बचाने। बुज़दार साहब को पहले ये वजीर आला बनवाने में भी इनका जहांगीर तरीन साहब का जहाज काम आया था। अब वो कहते हैं दोबारा शायद वहां पे खतरा हो सकता है, पंजाब में तरीन साहब दोबारा आए और वहां पे चीनी की बोरियों के मुंह खोलें। मैं चीनी की बोरियों का मुंह का कह रहा हूं, मैं किसी और की बोरियों का मुंह का नहीं कह रहा। वो भी खोलें, जहाज पे सैरे भी करवाएं और आगे बुज़दार साहब की बचाएं। जारी रहेगा, आपने मेरा प्रोग्राम खत्म करना है। आप ले लास्ट 2 मिनट्स में करूंगा कि अगर इसको जो हम गंदम की भी कल बात भी मजीद जारी रखेंगे, ये जो महंगाई का प्राइम मिनिस्टर ने बड़े आराम से कह दिया है कि हो ये हमारे लोग जो है ना तशहीर नहीं कर रहे, ये अपोजिशन का एजेंडा है। भाई साहब ये अपोजिशन का एजेंडा नहीं है, महंगाई एक हकीकत है। आप मार्केट के अंदर सिंपली कीमत देख लें तो इसके अंदर प्रोपेगेंडा नहीं ताल्लुक, आप कीमत नीचे ले जाएंगे तो प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। ये कोई पीआर की बात नहीं है, ये एक हकीकत है कि महंगाई है, चीनी इतने रुपए महंगी किलो है, आटा इतने रुपए महंगे किलो है, तो ये इसको ठीक करेंगे। अब ये बात यह है कि कैसे ठीक करेंगे, गंदम की बात कल करेंगे शायद, मैं चीनी का मैं आसान तरीका बताता हूँ। ये जो FIA को लगाया गया था JIT की रिपोर्ट जो भाई, जिससे हमें पता चला कि ये माफिया कितना वो है, उन्हीं को कह दिया जाए दोबारा कि एज अ फॉलो अप ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, हमें ये भी बता दें अब तरीकाकार कि ये चीनी की कीमत अब जो ज्यादा जा रही है क्यों जा रही है, और सोल्यूशन दे दें कि इसको नीचे कैसे लाना है। 15 दिन के अंदर ना ये वाला मामला हो तो मुझे पकड़ ले। आमिर साहब आपको याद है इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो बड़े इनके मासूमाना अंदाज में, उन्होंने कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ा बम शेल था जब जहांगीर तरीन का नाम आया उसमें, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ये बकायदा आप कहेंगे तो कल क्लिप चलवा देंगे आपको, अभी तो टाइम नहीं है, कल क्लिप आपको ढूंढ के दे देंगे कि आपको दे देंगे। आज वही तरीन साहब पाकिस्तान भी लौट आए हैं माशाल्लाह, ना FIA को याद रहा है, ना नैब को याद है, ना FBR को याद है, ना स्टेट बैंक को याद है, ना जॉइंट कमेटी तैयार है। वो ये मैंडेट लेके आ गए कि पहले मुझसे माफी मांगेगा परवेज खटक
और माफी मांगी परवेज खटक साहब ने, और फिर मैं 15-20 रुपए आपकी चीनी कम करवाऊंगा और बुजदार को भी मैं आपको बचा के दूंगा। इमरान खान साहब भी चुप हैं, उनके वजीर भी चुप हैं, सारे चुप हैं। कोई इतनी बड़ी मुश्किल। नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।